हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज में यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट का एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। 2 सवाल हम मान सकते हैं, बट 2024 में तो इसमें से 3 सवाल आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2016 से 24 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं हम करेंगे इसमें पूरे कवर। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से कभी कभी, बट ये स्कोरिंग चैप्टर है, आपको आराम से आपके 8 नंबर शॉर्ट करा के जाएगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2024 का सवाल है। और ठीक है, सवाल टफ भी नहीं कह सकता तो मैं आसान भी नहीं कह सकता, मीडियम लेवल का सवाल बोल सकता हूँ। वैसे आसान नहीं कहूँगा क्योंकि आराम से सॉल्व किया जा सकता था। इसमें बोला गया द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग इन एक्स डायरेक्शन वेरीज एज v इज इक्वल टू ax² अपॉन √x + b द डायमेंशन ऑफ a² अपॉन b r। ठीक है, इसमें कुछ इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी देख के इन्होंने कुछ यहाँ पे डाटा दे दिया आपको। ठीक है, और इसने पूछ लिया कि a² अपॉन b क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमने कुछ रूल्स इसमें पढ़े हुए हैं। बस आपको ना इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको जो बेसिक 3-4 रूल है वो आपको पता होना चाहिए। कि अगर हम समथिंग प्लस समथिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 kg है, ठीक है, उसमें आप प्लस का 5 मीटर/सेकेंड अगर आप ऐड करो, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? या फिर आप 2 kg में 5 मीटर ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। हम सेम नंबर से सेम यूनिट ही माइनस और सम कर सकते हैं। तो यह बात हमें पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एक यूनिट डायमेंशन का। तो इसी से बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एनर्जी का हमें एक बात पता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल सा है और वो होता है mL2T-2। ठीक है, ये एनर्जी का आप पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है एनर्जी का। ये हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हमें बोला गया है कि v इज इक्वल टू ax² अपॉन √x + b है। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, यहाँ पे x क्या है? x क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमको? x क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है। तो आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हो। ये बात समझ में आई? तो b की तो हमें यहाँ से डायमेंशन पता लग जाएगी कि b का डायमेंशन तो √x के बराबर होगा। अब x क्या है, मतलब x का डायमेंशन क्या होता है? वो होता है l। जैसे x का तो यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो b का भी क्या होगा l 1/2। तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है a का डायमेंशन। तो आप क्या करिए, यहाँ पे v का पुट कर दीजिए आप पहले कि mL2T-2। ठीक है, इज इक्वल टू a का रखिए, यहाँ पे a को आप एज इट इज रख लीजिए। x² का क्या रखोगे आप? L2 रखोगे। ठीक है, और इसमें आप नीचे इसका रख दीजिए आप L1/2, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग इज L1/2। ठीक है, अब आप इसको यहाँ ले जाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा mL2T-2 इंटू L1/2 अपॉन में इसको L2 को नीचे ले लो, ये हो जाएगा A। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? अब आप L2 से L2 कट कर लो, तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा mT-2 L1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो इसमें आ रहा है? mT-2 1 सेकेंड, ओ सॉरी a²। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया a। अब हमसे बोला गया है कि a² अपॉन b करना है। क्या करना है कि a² अपॉन b करना है। ठीक है, अब a² क्या है यहाँ पे? देखो, अब हमने a निकाल लिया, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास आ गया a, तो a को स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, T-2 का तो T-4 और L1/2 का L हो जाएगा। भाई 1/2 की पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और यहाँ पे b क्या है? b हमारे पास है L1/2। क्या है? L1/2। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये तो m2 का तो m2 हो जाएगा
ये L1/2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो L1/2 आ जाएगा और ये T-4 आ जाएगा। तो आई थिंक जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए वो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये एक बहुत आसान सवाल था, आसान मीडियम सवाल कह सकते हैं, टफ नहीं था, एक बार समझने की बात थी, आपको बेसिक चीज़ें याद पता होनी चाहिए थी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, समथिंग प्लस समथिंग इज समथिंग, मतलब केजी प्लस केजी इज केजी, मास प्लस मास इज मास, तो उसका डायमेंशन जो आएगा वो मास प्लस मास तो एम ही आएगा, ठीक है ना। लेंथ प्लस लेंथ तो एल, क्योंकि 5 मीटर प्लस 5 मीटर बना के 10 मीटर बन जाएगा, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ मीटर में आएगा, मतलब लेंथ में आएगा, एल आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट वाली। इससे ही बस ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला था। तो आपने समझ लिया किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है। आसान सवाल था, टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर। नीट 2024 का सवाल है, दोबारा से मैंने बोला था 3 सवाल आए हैं नीट 2024 में। और क्लास में क्या बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से। डरते क्यों हैं? क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं, बहुत सारे, आधे बच्चे डर जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूलेज याद ही होते हैं। बेस्ट चैप्टर है, चैप्टर्स को आपके फॉर्मूलेज को याद करने के लिए इससे बेस्ट चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप ये देखिए सॉलिड एंगल का हमें पता है कि नो डायमेंशन, ठीक है। नो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? नो डायमेंशन का मतलब होता है कि एम भी 0 है, ठीक है, एल भी 0 है और टी भी 0 है। इसका मतलब होता है नो डायमेंशन, इसका मतलब होता है 1। क्या मतलब होता है इसका? 1 मतलब होता है इसका डायमेंशन की लैंग्वेज में, ठीक है, जिसमें एम की पावर भी 0 होती है, एल की भी 0 होती है, टी की भी 0 होती है। तो सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन क्वांटिटी ये होती है। अब आपको इसमें इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नो डायमेंशन क्वांटिटी होता है? अब आप ये देखिए, स्ट्रेस और एंगल, ठीक है, स्ट्रेस और एंगल, एक है स्ट्रेन और आर्क। तो देखो स्ट्रेस की तो होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एंगल का नहीं होता, चलो इसका तो होता है। अब स्ट्रेन का नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो एल, क्योंकि इसका भी एल हो जाता है, इसका भी एल हो जाता है, इसका भी एल हो जाता है, दोनों मिला के ये 0 हो जाता है। मतलब इसकी जो पावर है, क्योंकि एम भी 0 होता है इसमें, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, एम 0 है, टी भी 0 है, सिर्फ एल होता है, तो एल दोनों का नीचे कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आर्क में लेंथ होती है तो इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड में भी डायमेंशन होता है, स्ट्रेस का भी डायमेंशन होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। तो यहां से हमें 2 चीज पता लग गई। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया आपको किस तरीके से सवाल था? इसने बोला कि सॉलिड एंगल की डायमेंशन के जैसा डायमेंशन कौन है इसमें, तो सॉलिड एंगल के 9 डायमेंशन है, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चेक किए तो इसका डायमेंशन था, इसका नहीं था, बट इसका है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसका नहीं होता बट इसका था, इसका था तो इसका भी था, दोनों इसमें दोनों का था, यहाँ पे दोनों का नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों का 9 डायमेंशन में आ गया था। अब ये अगला क्वेश्चन है नीट 2024 का, ये भी एक अच्छा सवाल हम मानेंगे, इसको भी हम एक अच्छा सवाल बोलेंगे। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी का स्क्वायर प्लस बीटा टी। सेम बात मैंने फिर बोल दी, समथिंग फोर्स, तो समथिंग फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। भाई फोर्स के बराबर सामने कुछ फोर्स ही तो होगा, तभी तो फोर्स के बराबर आएगा। कुछ जो चीज़ें ये होंगी, इसमें अगर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है वो ये सेम इसकी जैसी ही होंगी। ये डायमेंशंस में हमने सीखा हुआ है, इसमें इतना डरने की बात नहीं है। तो देखिए, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। क्या इसका क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एस्केलरेशन। मास का क्या होता है, एम, और एस्केलेशन क्या होता है, एल टी माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये इज इक्वल टू अल्फा टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक मिनट पहले इजी वाला बताता हूं फटाक से। तो देखो, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल टू बीटा टी। ये बात हमें समझ में आई। अब आप यहां से क्या करिए, अल्फा को निकाल लो। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन टी का स्क्वायर, और यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टी। तो आप ये देखिए अल्फा और बीटा कब इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा कब इक्वल होंगे, जिनको कब होगा, जब इसका टी इधर आ जाएगा। तो अल्फा टी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू एफ टी। तो एफ टी और एफ टी कब, ये कब है, जब इनमें बोला गया है कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस मतलब क्या होना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो अल्फा टी अपॉन बीटा, तो अल्फा टी अपॉन बीटा अगर हो जाएगा तो एफ टी अपॉन एफ टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा टी अपॉन बीटा, ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक तरीका तो यहाँ पे ये है, जैसा कि देखो आपने यहाँ पे देखा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। देखिए अब हमको अल्फा टी, अब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको टी स्क्वायर को यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा m1 L1 टी माइनस टू अपॉन टी का स्क्वायर। अब ये टी का स्क्वायर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस फोर, क्या हो जाएगा, टी माइनस फोर। तो ये हो जाएगा m1 L1 टी माइनस फोर इज इक्वल टू अल्फा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, थोड़ा सा क्या है, लेंथी मेथड है। अब नीचे है दूसरा बी टी, तो वही सेम है कि एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बीटा, बी टी नहीं से बीटा टी, बीटा टी। अब टी का टी होता है, टी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री इज इक्वल टू बीटा। अब हमारे पास अल्फा का भी आ गया और बीटा का भी हमारे पास डायमेंशन आ गया। अब इस इन ऑप्शंस में आप रखिए, तो अल्फा टी को आप रखिए, अल्फा टी को आप रखिए यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए m1 L1 टी माइनस फोर इंटू टी, भाई टी का टी हो जाएगा, और बीटा रख दीजिए m1 L1 टी माइनस थ्री। अब आप ये देखिए टी से ये टी माइनस थ्री से टी माइनस थ्री हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और टी माइनस थ्री जब ऊपर आएगा तो ये टी माइनस थ्री से टी माइनस वन बचेगा, तो टी माइनस वन और इंटू टी ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा टी अपॉन अपन ने बीटा किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बिल्कुल भी। अब आपको क्या, अगर ये गलती से ये करेक्ट नहीं निकलता, आपको ये चेक करना पड़ता, ये भी नहीं निकलता, ये चेक करना पड़ता, ये भी नहीं ये चेक करना पड़ता। तो आपको मैंने एक फास्ट वाला मेथड भी समझा दिया और एक आपको मैंने लॉन्ग मेथड भी समझा दिया, दोनों तरीके से इस प्रॉब्लम का कर सकते हो। और अगला सवाल नीट 2023 का हमारे सामने है, और प्रॉब्लम में पूछा गया कि द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास m-1। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब सिंपल सा है कि m की जो डायमेंशन है वो रेसिप्रोकल में होनी चाहिए, बाकी l चाहे रेसिप्रोकल में हो चाहे t रेसिप्रोकल में हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट ये फिक्स होना चाहिए, या तो m-1 हो, m-2 हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ टॉर्क, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे। वैसे तो देखो इसको फास्ट भी दिया सकता है क्योंकि मेरे दिमाग में पता होता है, हमें डायरेक्ट पता है कि किसमें रेसिप्रोकल है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में करने में और मुझे यहाँ पे समझाने में मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। तो मेरा फर्ज है कि मुझे आपको अच्छे से समझाऊँ। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, ठीक है। अब आप एक बात देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इससे आगे। अब आपने सोचा कि फोर्स का तो होता है m-L(T-2), तो यहाँ पे m क्या है, m तो जो है रेसिप्रोकल में नहीं है, और r का क्या होगा, वो l होगा, तो यहाँ पे तो रेसिप्रोकल में m आ ही नहीं रहा, तो हम इसको क्रॉस मार देंगे। ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट सही नहीं हो सकता। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, तो पता करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है इसका, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। अब क्या है, अब आपको g निकालना है, g यही तो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो g को यहाँ रखिए, बाकी सबको इधर ले जाइए, तो r स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, f r स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 नीचे आ जाएगा। ये देखो आप, ये हो जाएगा g के बराबर। समझ में आया यहाँ तक? अब आपको इसको सॉल्व करना है, अब आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं।
अब आप देखिए एफ का क्या होता है, वही होता है ml1t-2 और आर स्क्वायर का कितना होगा, आर इज ए लेंथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल का 2। अब यहाँ पे आ जाइए m2, तो यहाँ पे देखो मास m और m, तो दो मास है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m1 तो m2 ले लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट मासेस बॉडी है ना, तो एक का m और एक का m मल्टीप्लाई में है, सब में होता तो एक ही होता, हम सिंगल m लेते, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा g। अब आप एक बात देखो, जब ये m2 ऊपर जाएगा, जब ये m2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m-1, और जैसे ही m-1 हुआ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया कि g होगा, सॉरी b होगा, यहाँ पे b यहाँ पे करेक्ट होगा, b यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये देखो L3 हो जाएगा और ये t-2 हो जाएगा, तो आई थिंक ये हमारे पास g का निकल के आ जाएगा, क्योंकि g का ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ ही जाता है एक दो सवाल, मतलब एक दो साल के अंदर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा आपको, या तो आपको ऑप्शंस में पूछ लेगा ABCD में बना के, या फिर आपको मैच द कॉलम में पूछ लेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट से ये आपको मिलवा ही देंगे एग्जाम वाले, ठीक है ना। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया इसका क्या निकल के आया m-1 L3 t-2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर इज। इसमें पूछा गया है कि प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसके जैसा इसमें कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बिल्कुल इसके जैसा होगा, तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखो फोर्स का तो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, फोर्स इज ma। मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स का अपॉन में एरिया होना बहुत जरूरी है ना, यहाँ तो मास इंटू फोर्स, या ओनली फोर्स है, या मोमेंटम में m इंटू वी है, कहाँ से होगा। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो कुछ बच्चों को तो यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन होता है, ठीक है। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज लाइक किसी भी एरिया पे कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, स्ट्रेस वही तो हो रहा है। तो आई थिंक सी ऑप्शन जो होगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, नो डायमेंशन है, नो डायमेंशन है, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। जब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो डायरेक्ट इसका जो ऑप्शन होगा वो इससे मैच हो जाएगा। तो आई थिंक सी जो होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए, किस तरीके से करना है, क्योंकि जब हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, जब भी नीट के सवाल आप करो, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर ऑप्शंस को चेक करो, काफ़ी बार आप प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें लिखा हुआ है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, अब इसमें प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है। अब देखिए प्लेन एंगल का जो हम मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं रेडियन में। किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। और इसको करते हैं क्या नाम है, सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, स्टेडियन में। किस में करते हैं, स्टेडियन में। तो ये इनके यूनिट्स हैं, ये क्या है, इनके यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इनके क्या डायमेंशन फॉर्मूलाज नहीं होते, इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज नहीं है, बस इनकी यूनिट्स हैं। तो अब इसने हमसे बोला कि प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, उसमें डायमेंशन बट नो यूनिट। डायमेंशन तो कहाँ है, यूनिट्स तो होती है, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट्स होती हैं। समझ आया, ये ऑप्शन गलत हो गया। नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, तो यूनिट्स तो होती हैं, डायमेंशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो यूनिट्स तो होती हैं, डायमेंशन नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यूनिट्स
बट नो डायमेंशन। तो यूनिट्स तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो डी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे कूल माइंड से पढ़ना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी यहाँ पे कि फटाफट पढ़ा, देख लिया इन बट यूनिट नो यूनिट डायमेंशन बट देख के फटाफट मार दिया साइन। गलत नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखा पता चला बोथ यूनिट्स, जैसे यूनिट पढ़ा आपने बड़ा से टिक मार दिया, सी ऑप्शन। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है। इसके मैंने क्या फॉर्मुलेज मैंने पहले ही लिख के रखती हैं आपके सामने, जिससे आपको क्या आसानी रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू द। तो आपको कुछ डायमेंशन दी हुई है और पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए, तो अब आप ये बताइए कि ये जो डायमेंशन है कौन से फॉर्मूले से बिलोंग करती है। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ई जो ई एम एफ होता है डी टी अपॉन डी आई। तो ई एम एफ का मैंने लिख दिया वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला अपन को पता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये होता है, ये हमें पता है। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू क्यू, ये होता है चार्ज का। तो आई का क्या होगा आई का क्या ए और टी का क्या होगा टी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये हो जाएगा डी टी, इसका हो जाएगा टी। ठीक है, डी टी अपॉन डी आई, इसका भी हो जाएगा ए। तो एक टी से एक टी कट, ये दोनों ए होके ऊपर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू एंड दैट इज ए इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, ए टू, अब देखो इसको आ गया एम एल टू टी माइनस टू ए टू, तो एम एल टी माइनस टू ए टू, ये तो ठीक है, बट एल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंगल एल है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी वाला। तो इसका क्या होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच अपॉन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बी का क्या फॉर्म, देखो इसको मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसका एक अलग मेथड और होता है। वो क्या होता है कि आप देखिए, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिख लो पहले। तो होता है न्यूटन, ठीक है, पर एम्पेयर मीटर अपॉन ये होता है, और एच का क्या होता है एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूटन अपॉन ए एम, ठीक है, इनटू इसको ए अपॉन एम है, तो ये हो जाएगा एम अपॉन ए। क्या हो जाएगा एम अपॉन ए। आप इसको एम से एम कट गया, अब आपका यहाँ पे क्या बच गया न्यूटन अपॉन ए इंटू ए। अब आप एक बार मुझे बताइए कि न्यूटन किसका वो होता है, यूनिट किसका होता है, फोर्स का होता है। तो आप इसका लिख दो यहाँ पे एम एल वन टी माइनस टू अपॉन ए इंटू ए टू, तो ये हो जाएगा एम एल वन टी माइनस टू ए माइनस टू। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है एम एल वन टी माइनस टू ए माइनस टू। देखा, मैंने एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके आपको बताया, बी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने डिफरेंट मेथड से आपको अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया, तो आप काफ़ी बार इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बहुत अच्छे से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखिए नेक्स्ट सवाल नीट 2022 का हमारे सामने ये रहा, और अच्छा सवाल है, देखते हैं। इसमें मैंने कहा ना मैच द कॉलम में आ रखा है ये सवाल, तो इसमें चेक करते हैं बहुत कुछ। अब देखिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मैंने जैसा अभी आपको निकाल के दिखाया था किस तरीके से था। तो उसमें क्या था, m-1 में था, L3 था, T-2 था। m-1 में था, L3 था, T-2, तो ये डायरेक्ट ये हो गया। ठीक है, ये हमने वहां देख लिया था। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का भी मैंने आपको बता रखा है कि ml2 T-2 फिक्स है इसका। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी जहां पे भी आ गया उसका फिक्स है ml2 T-2। अब आप एक तरीके से देखिए, ए में टू ए में है, इसमें नहीं है, इसमें तो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। बी में फोर्थ इसमें नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। बाकी का सी डी से हमें कोई मतलब नहीं है, ए और बी हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ बच रहे हैं। अब हमारे पास आता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। क्या वैल्यू होती है इसकी, जी एम अपॉन आर। अब देखिए जी का तो क्या है, वही हमारा m-1 L3 T-2, m का
m इधर आ जाएगा और r का रखो आप l, ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको। अब एक m से तो देखो ये m कट गया, ये क्योंकि नेगेटिव का अपॉन का m है ना, ये यहाँ तो पावर की प्लस की 1 है, यहाँ माइनस की है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये l जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L2t-2, तो L2t-2 ऑप्शन होना चाहिए। तो L2t-2 क्या हो गया, ये A हो गया, फर्स्ट में आ गया। तो और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज दिस, ठीक है, दैट इज फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन मास होती है। तो वहां से m कट जाता है, Lt-2 बच जाता है बस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो बच रहा है दैट इज फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, सी में फर्स्ट। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपने यहाँ देखा 3-4 का आपने किस तरीके से निकाला, मैंने सबका आपको निकाल के समझाया है, हर किसी का, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब इससे पूछा गया है इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। तो E का मतलब तो एनर्जी है, G का मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, देन E अपॉन G हैज द डायमेंशंस ऑफ। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया कि E का क्या, एनर्जी का क्या होता है, mL2t-2, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। और ग्रेविटेशन का भी हमने अभी निकाला कि mL3t-2, m-1 में था, m-1 में था, देखिए आप m-1 में था L3t-2, सही है ना, ठीक है। ये फॉर्मूले ग्रेविटेशन काफ़ी सारे हो गए, आपको पता होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा जिसमें काफ़ी सारे जो फॉर्मूलेज हैं उनका डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला में वहाँ लिख दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो m ये अभी आप ये देखिए, यहाँ से जो m-1 में तो ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ -1 में है, जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-2। ये L3 यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो L-1, t-2 यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो t भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आई थिंक m2 L-1 t0, सी ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है जो करेक्ट होना चाहिए, और वो हमारा करेक्ट है। बहुत ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपसे बिल्कुल भी आसानी से। अब यहाँ देखो, फोर्स, acceleration and time t are chosen as the fundamental physical quantities. Find the dimension of energy. अब देखिए क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि आपके mLt की जगह हमने FAT माना है, ठीक है, हमने FAT माना है। समझ में आया बात? क्या बोला गया है कि mLt की जगह FAT माना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा एक तरीका देखिए कि देखो m को a रख दीजिए, l को b रख दीजिए, t को भी c रख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। f को a रख दीजिए, a को b रख दीजिए, t को c रख दीजिए। बस इस फॉर्मेट पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने होते हैं। अब कैसे सॉल्व होने थे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब इसमें लिखा गया है कि डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, कि FAT है, चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन हमें पता होता है कि mL2t-2 होता है, सॉरी क्या होता है, mL2t-2, ये हमें पता है एनर्जी का होता है। इसके बराबर आप फोर्स का रख दीजिए, सॉरी इसके बराबर फोर्स A और T रख दीजिए आप, ठीक है, फोर्स AT, फोर्स का क्या होता है mLt-2, दैट इज A, ठीक है। एरिया का क्या होता है, ए क्या है, सॉरी एरिया नहीं, यहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है L-t-2, यहाँ रख दीजिए। और T यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो टाइम का तो क्या होगा, T होगा। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब देखिए आप रखिए, F को मैंने बोला A रखिए आप, तो M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे 1 है, M यहाँ पे क्या है, M यहाँ पे 1 है, तो A यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, A हमारे पास होना चाहिए 1। और आप इसको ऐसे नहीं, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, आप इसको रखिए M सिर्फ इसमें है तो MA, ठीक है, MA, L इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो LA
प्लस बी, ठीक है, और टी -2a इसमें है, -2b इसमें है, और t प्लस का c इसमें है, दैट इज m1 L2 t -2, ठीक है। अब आपको देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इससे m का m से कंपेयर करना है, तो m a की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो m कितना हो जाएगा, m की a की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, a हमें मिल गया यहाँ से। अब b क्या है, सॉरी अब b हमें निकालना है, तो यहाँ पे l क्या है, l का यहाँ पे 2 है, l a प्लस b, तो l का जब यहाँ पे 2 है तो ये इसके बराबर होगा, तो b की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 1 है, और l की पावर l 2 के बराबर होना चाहिए, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, b भी हो जाएगा 1। और c निकालने के लिए क्या है, देखिए आप माइनस का 2, c क्या होना चाहिए -2 के बराबर होना चाहिए, c क्या होना चाहिए -2 के बराबर होना चाहिए, दैट इज, क्योंकि पावर को मैंने लिखा ना, देखो ये इसकी पावर है 1 के बराबर है, इसकी पावर L2 की पावर b के बराबर है, t की पावर c के बराबर है, तो -2 के बराबर होनी चाहिए। तो -2 × 1 माइनस का 2 × 1 प्लस का c हमें निकालना है, दैट इज -2 के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक यहाँ से निकल के आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करो, 2 ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा 4, दैट इज इधर जाएगा 2, सॉरी -2 हो जाएगा 4, इधर जाएगा 2, तो 2 हमारे पास हो जाएगा c की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास हो गई 2 हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग a यहाँ पे है 1, b यहाँ पे है 1 और c यहाँ पे है 2, तो आप इस फॉर्मूले को इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो f में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, f में क्या हो जाएगा 1, a में क्या हो जाएगा 1 और t में क्या हो जाएगा 2। अब वो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, FAT है, ये FAT22 है, तो b ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, b ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आपको जब इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए जिसमें आपको डिफरेंट डायमेंशंस में आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कोई एक आपको कोई डायमेंशन देकर कि इस डायमेंशन के कंपैरिजन में आप इन 3 डायमेंशंस का यूज़ करके आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो आपको इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये बात आपके कॉन्सेप्ट में दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। इस तरह के सवाल अगर आपके पास सामने दोबारा आता है और आप गलत करते हो तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। आगे से ये सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए आपसे। अब डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस वही मैंने आपको बताया फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होता है MLT-2, एरिया क्या होता है L × L, एरिया तो L × L होता है, ये हमें पता है, दैट इज, तो L 2L है तो L -1 होना चाहिए, T -2, तो ये हो जाएगा C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होना चाहिए, C करेक्ट है, देखा है ना आपने, क्योंकि ये दोनों ऊपर जाएंगी तो ये ऑलरेडी 1 है, ये ऊपर जाएंगी तो -2 हो जाएंगी, दैट इज -1, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है C, ठीक है ना। नीट 2020 का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल, कभी कभी सिर्फ 30 सेकंड का सवाल होता है, ये 30 सेकंड ओनली, बट मैं ये कहूँगा ईजी सवाल में 30 सेकंड देने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर ये ऐसा है हर बच्चा इसमें लाएगा, इसमें हर बच्चा 4 नंबर लेके आएगा, लेकिन कोई अगर आप जल्दीबाजी में अगर आप इसको गलत करते हो तो 4 नंबर से आपकी कितने रैंक पीछे जाएगी वो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, नीट 2019 का सवाल है, यहाँ पे यूनिट पूछ लिया डायमेंशन की जगह थर्मल कंडक्टिविटी का। काफ़ी बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होता, इसलिए काफ़ी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन ना पूछ के आपसे यूनिट ही पूछ सकता है, तो आपके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, खासकर वो चैप्टर्स के जिन चैप्टर्स को बच्चे हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, K = Q × L अपॉन A θ1 - θ2 × T, ठीक है। तो आप लिखिए Q का क्या होता है जूल होता है, L का क्या होता है मीटर होता है, एरिया का क्या होता है मीटर होता है, ये क्या होता है केल्विन होता है, T का क्या होता है सेकंड होता है। अब आप यहाँ पे देखिए जूल देखते ही बच्चा क्या सोचता है, जूल में इन दोनों में से कोई सा भी एक सवाल ऑप्शन ठीक होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि जूल पर सेकंड क्या होता है वॉट होता है, क्या होता है वॉट होता है, 1 मीटर से, सॉरी एरिया मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, गलती कर दी, एरिया मीटर का स्क्वायर होगा।
अब यहाँ पे एक उससे m-1 हो जाएगा, k-1 हो जाएगा, तो Wm-1 k-1, आई थिंक डी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको कि एरिया का देखो ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया इज मीटर स्क्वायर हम जानते हैं, और वहाँ पे भी L इंटू एल स्क्वायर होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होता है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं सवाल अगला, और नीट 2017 का सवाल है, ठीक है, नीट 2017 का सवाल है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। सी यहाँ पे वेलोसिटी है ऑफ लाइट की, जी यहाँ पे कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, और ई यहाँ पे चार्ज एंड ई नॉट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ई को चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन सब को यूज़ करके आपको लेंथ बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी इस तरीके का एक सवाल बताया था, जिसमें मैंने क्या बोला था, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सी को मैं सी मान लेता हूँ, सी की पावर ए, ठीक है, मतलब इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि एम यहाँ पे लेंथ बनाना है, तो m0 L1 T0, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होगा MA LB और TC, ठीक है। इसको हमें किसके बराबर करना है, C का मैं बना देता हूँ A, G को मैं बना देता हूँ B, और मैं इस बड़े को मैं लिख देता हूँ X, और इसको मैं लिख देता हूँ C। X आप मान लेना कि ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं सी का निकालता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सॉरी। तो स्पीड क्या होती है, सिंपल सी होती है, दैट इज L-T-1। ये तो हो गया सी, ये क्या हो गया, सी हो गया सॉरी। जी हम देखते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कि हम जानते हैं m-1 L3 T-2 इज इक्वल टू जी। इसका फॉर्मूला भी हमने पिछले कई प्रॉब्लम्स में देखा है, तो हमें आता है। अब हमें x का ये निकालना है, मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 निकालना है। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। k क्या होता है 1 अपॉन 4πε0। तो Q और Q2 यहाँ पे क्या बोला है, E इज अ चार्ज, तो ये तो हो जाएगा E का स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा फोर्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप F का क्या होता है, mL1T-2 होता है, और आर स्क्वायर क्या होता है, L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा mL3T-2 दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, और दैट इज x अपना। तो x भी अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और इक्वलाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए L-T-1 मैंने क्या बनाया, C को A बनाया, हाँ ठीक है। तो L-T-1 दैट इज A, ठीक है, दैट इज A, ठीक है। L-T-1 दैट इज A अपना, ठीक है, और A, हाँ, और m-1 L3 T-2 दैट इज B, एंड C हमारा हो जाएगा यहाँ पर, C क्या है यहाँ पर हमारा, अरे यार, C हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हमारा हो जाएगा mL3T-2, m1 L3 T-2 ये हमारा हो जाएगा C, ठीक है ना। अब आपको इन तीनों को खोल लेना है, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, m0 L1 T0 के बराबर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या m0 है, तो m को मैं लिख दूंगा, तो m यहाँ पे कुछ नहीं है, m है यहाँ माइनस का 1b, और इधर है
प्लस का 1c, प्लस का 1c, ये हमारा है m, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप L3 इसको लिखिए L को, तो L 1 के बराबर होगा। L यहाँ पे क्या है, L है 1a प्लस, मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ, 1a प्लस इधर से देखिए आप L है 3b प्लस 3b प्लस L यहाँ पे है 3c प्लस 3c के बराबर, ठीक है। अब आपका आ गया T0, दैट इज आप यहाँ से लिखिए, ठीक है। आप देखते रहिए इस प्रॉब्लम को, बहुत अच्छे से दिमाग से सॉल्व करना होता है। ये प्रॉब्लम लेंथी प्रॉब्लम है, दिमाग वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो T0 है, तो T यहाँ पे आ गया है T माइनस, तो T है यहाँ पे है T माइनस का A, माइनस का A, 1a भी लिख दो तो माइनस का 1a लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस का 2b, माइनस का 2b, और यहाँ पे है माइनस का 2c, माइनस का 2c, ठीक है। अब एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए m क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू b प्लस सी, सॉरी माइनस b प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 0 इज इक्वल टू माइनस b प्लस सी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा ये होगा कि जो है कि b इज इक्वल टू सी के बराबर होगा। भाई b इज इक्वल टू सी के बराबर होगा तभी तो 0 होगा, इधर मैं इसको b को इधर लेके आ जाऊंगा तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू सी हमें मिल गया है ना। अब देखिए इन दोनों प्रॉब्लम से हमें क्या निकालना होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ 0 इज इक्वल टू a, तो माइनस का a, माइनस का 2b और माइनस का 2c। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सम कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो ये से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा b और इधर आ जाएगा c, b प्लस सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें यहाँ से मिल गया। तो अब अगर मैं बोलूँ कि b प्लस सी और b इज इक्वल टू सी होता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू बी प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, b इज इक्वल टू 1/2, तो b इज इक्वल टू 1/2 हो गया और c इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ये दो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, यहाँ पे दो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है मैं इस वाले उसमें पुट कर देता हूँ, इससे हमें a मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए आप 1 इज इक्वल टू a प्लस 3 1/2 और 3 1/2 से उसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो जब मैं 3 को इधर लेके आऊँगा, 1 माइनस को 3 को जब मैं करूँगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा a, तो a हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 2। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम अब हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया कि आपने जो ये वैल्यू यहाँ पे रखी थी, सॉरी, अब हमारे पास ये क्या प्रॉब्लम बन गया, ये बन गया यहाँ पर कि c की पावर तो हो गई क्या, हाफ, ठीक है, g की पावर भी कितनी हो गई, हाफ, और x की पावर जो हमने ये मानी थी वो कितनी हो गई, माइनस की 2, ठीक है, क्या हो गई, माइनस की 2। तो आप यहाँ पे देखिए, वन सेकेंड, गलती कर दी, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, सॉरी, मैं देखो दोबारा बता रहा हूँ। c की पावर होगी a, सॉरी, तो a की पावर कितनी थी, माइनस की 2, g की पावर होगी b, तो g की पावर b कितनी थी, 1/2, और c कितनी थी, देखो भाई a कितना था, -2 है, c कितना था, 1/2 है, b कितना था, 1/2 है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, c कितना था, 1/2 है। तो ये देखिए, तो c -2, g 1/2 और x भी 1/2, जो कि x अपना ये है, e²/4πε0, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। अब आप देखिए c 1/2 को 1/c का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और c का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, तो बट माइनस में है, तो माइनस का मतलब पावर की अपॉन में पावर है, ठीक है ना। और g 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है। तो g ये रहा, और x क्या है, e²/4πε0। तो ये एक ऑप्शन बनता है जिसमें, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा,
यहाँ पे जी 4 पाई एफ ये गलत हो जाएगा, जी यहाँ पे इस तरीके से अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है ना, और ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही बन रहा है, क्योंकि देखो 1/c² ये हो गया, जी को ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। एक्स की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो e²/4πε0 कर दूंगा, और यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, थोड़ी सी भी गलती अगर आप करते आपका आंसर गलत हो सकता था। तो बहुत दिमाग से अटेंटिव होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो अच्छा प्रॉब्लम था, 2017 में जो क्वेश्चन आया था अच्छा आया था, शायद 16 में भी इसी टाइप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं कैसी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है 2016 का सवाल, जो कि अपना शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। और प्रॉब्लम है प्लैंक कांस्टेंट, जो कि होता है m1L2T-1, ठीक है, ये हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम LT-1 होती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी हमें अभी जस्ट हमने इसमें पिछले बारे में भी देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट आया था ना इसमें, ये रहा, तो ML3T-2 ये भी हमें पता है। ML3T-2 ये G हो गया अपना, ठीक है, ये अपना प्लैंक कांस्टेंट हो गया, जो कि H हो गया, वो अपना C हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट G हो गया। अब थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, ठीक है, ये हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो वही सेम सवाल है, डिफरेंट डायमेंशंस दे दी, बस आपको डिफरेंट कांस्टेंट्स दे दिए आपको, उससे आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करना है। सेम जैसा मैंने पिछला सॉल्व किया था वैसे ही होगा। अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, वरना मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, H को मान लो A, ठीक है, देखो ये तो हो गया अपना M0, L का लेंथ का कितना होता है M0 L1 T0, ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H का हो गया A, और प्लैंक C का हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा B, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट का G का हो जाएगा C। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक एक करके फटाफट, मैंने देखो H का मैंने बता दिया, LT-1 बता दिया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मैंने ये बता दिया। अब देखिए आप, अब हम फटाफट क्या करते हैं, इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो M0 L1 T0, ठीक है। तो अब देखिए मैं पहले ले रहा हूँ M को, ठीक है। तो M देखिए, M इसमें है, H में 1, ठीक है, SCG ले रहा हूँ ना, तो H में है 1, C में नहीं है, और G में है 1, ठीक है ना। सॉरी M-1 होगा यहाँ पे, M-1 होगा। तो माइनस सॉरी A यहाँ हो जाएगा, M हो जाएगा A प्लस सॉरी M हो जाएगा A माइनस का B, ठीक है, जो कि हमारे किसके बराबर है वो हम अभी देख लेंगे। अब L देख लो, L में 2A है, 1 है और 3 है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हमने यहाँ पे कर दिया था। तो L में कितना है, 2A प्लस B प्लस 3C, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ कि A यहाँ पे H का तो क्या हो गया, M1L2T-1 है, ठीक है, और C का क्या हो गया, LT-1 है, और G का कितना हो गया, G का हो गया M-1L3T-2। तो मैंने पहले M का लिया, तो M का एक में था, C में नहीं था, B में था, तो मैंने A की पावर डाल दी और B की पावर डाल दी माइनस के B। L को मैंने इसमें भी A में भी था, B में भी था, C में भी था, क्योंकि मैंने देखो H को A माना है, C को B माना है, G को C माना है, ये बात हमें समझ में आती है। तो L का 2 था, मतलब 2 की A थी, और B की 1 था, और C का 3 था, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब बचता है टाइम T, तो T का क्या होगा, T का देखो, T का इसमें है माइनस का A, माइनस का B और माइनस का 2C, ठीक है। तो माइनस का A, माइनस का B और माइनस का 2C, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब आप देखो 0 से 0 कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा 0 = A माइनस B। यहाँ से आपको क्या समझ में आई बात, यहाँ से बात समझ में आ गई कि A माइनस B कैसे होगा। 1 सेकेंड रुकिए, A माइनस B, रुको,
एल में तो सी में तो है ही नहीं ना, जी में है, तो ये माइनस का बी, ये सी होगा, दैट इज सी, दैट इज सी, दैट इज सी, ये सी होगा, ये सी है, ये सी है, तो ए माइनस सी, तो ए माइनस सी क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि ए भाई जीरो के बराबर है, ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ए माइनस सी। इसका मतलब ए की कंडीशन में हो सकता है कि ए अगर सी के बराबर होगा तभी तो जीरो आंसर आएगा उसका। ठीक है, अब हम एल देखते हैं, तो एल तो क्या है यहाँ पे 1 है, दैट इज 2a प्लस बी प्लस 3c। अब क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या क्वेश्चन को उस तरीके से बनाया जाता है कि जो अगला वाला भी सॉल्व होगा ना वो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए माइनस का a, माइनस का b और माइनस का 2c, जब आप इसको ऐड कर दो आप इसको, तो ये तो 1 आ जाएगा, माइनस 2a में से 1 a गया तो a आ गया, प्लस b से ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से c आ जाएगा, तो a प्लस c हो जाएगा 1 के बराबर। क्या हो जाएगा, a प्लस सी 1 के बराबर। अब हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू सी, a c के बराबर है, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि a 2a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू 1/2। ये दो नंबर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए कि a की पावर भी 1/2 होगी, c की पावर भी 1/2 होगी। अब b की पावर फाइंड आउट कर लो, इसमें रख के, इसमें रख लो v1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस b हमें फाइंड आउट करना है प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, अब आप ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो 1 है वो हो जाएगा b प्लस 3, तो ये b प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 3/2 तो ये हो जाएगा प्लस का 1 ये हो जाएगा, भाई 2 से 2 यहाँ पे 1 हो गया, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5/2 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू b प्लस 5/2। अब ये 5/2 को आप इधर लेके जाओ, तो ये 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू b। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 इज इक्वल टू b, दैट इज माइनस 3/2 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो आपके पास a की पावर आ गई, b की पावर आ गई, सॉरी b की पावर आ गई और c की पावर भी आ गई। तो a की पावर तो आपके पास कितनी आई 1/2, b की पावर आपके पास कितनी आई माइनस 3/2 और c की पावर कितनी आई 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a की पावर h जो होगा 1/2 में होगा, c जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो होगा आपका b जो है b माइनस 3/2 के पावर में होगा, और g जो होगा आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो 1/2 के पावर में होगा। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो देखो हर ऑप्शन में अंडर रूट है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए क्योंकि g में नहीं आएगा। तो और 5/c में क्या है 3/2, तो अपॉन में जब लेके जाओगे माइनस का 3/2 है अपर, लेकिन जब आप अपॉन में लेके जाओगे तो इसका माइनस 1/2 हट जाएगा। तो h और g दोनों में 1/2 पावर दोनों में अंडर रूट लगा दो और c को आप नीचे लेकर 3/2 कर दो। तो आई थिंक जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सॉल्यूशन खत्म होता है। लास्ट में आपने देखे 2 अच्छे प्रॉब्लम थे और स्टार्टिंग में भी 1-2 अच्छे प्रॉब्लम थे। इस चैप्टर में हमेशा अगर आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं और आप कैलकुलेशन को सही तरीके से कर रहे हो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा और बहुत अच्छा चैप्टर है। हमेशा सवाल सही होना ही होना है, अच्छे मार्क्स आपके इसमें से आने ही आने हैं। 8 मार्क्स आप इस चैप्टर से शॉर्ट मान के चलो और अच्छे से सीरियसली होकर इस चैप्टर को समझिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।